डियर फ्रेंड्स, एस्पायरेंट्स, जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम टीजीटी के बारे में बात करेंगे, तो मैं आज इसका पहला वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ वो काफ़ी हेल्पफुल इस परीक्षा के लिए होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग से ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है और ये तीनों स्ट्रीम के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज मास्टर द सिलेबस। आपके पास इस प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, और वो भी अगर लास्ट 15-20 ईयर्स के अगर क्वेश्चन पेपर हैं तो आपकी टेबल पर होना बहुत आवश्यक है। इन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया हो जाता है कि इस परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो टीचिंग स्किल के ऊपर हो या फिर हिंदी के ऊपर हो, इंग्लिश हो, जनरल नॉलेज हो या आपके सब्जेक्ट बेस्ड हो। तो ध्यान रखें और नोट करिए कि आप सभी के पास प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर होना बहुत आवश्यक है। नंबर 2 पे अगर हम लेते हैं तो नंबर 2 पे हम लेंगे हमारे बीएड लेवल के जो क्वेश्चन थे। बीएड लेवल का जो सिलेबस था हमारा, चाहे वो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन एजुकेशन हो, कॉन्सेप्ट इन एजुकेशन के ऊपर होना चाहिए, मेथोडोलॉजी के ऊपर होना चाहिए, पेडागॉगी के ऊपर होना चाहिए, इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन है, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एजुकेशन है, ह्यूमन राइट्स एंड एजुकेशन है। ये सारे जो हैं बुक्स हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए जो हमने बीएड स्तर पे पढ़ी थी। और इसके लिए जो सबसे आवश्यक चीज़ है वो ये है कि ये रेफरेंस या टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। इस पार्ट के लिए कोई भी गाइड आप ना खरीदें केवल इस पार्ट के लिए, क्योंकि ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें आपके पास टेक्स्ट बुक्स का होना बहुत ज़रूरी है। गाइड की ज़रूरत होगी वो मैं खुद बताऊंगा कि किस लिए आवश्यक होगा। तो ध्यान रखिए कि आपके पास इस पार्ट के लिए, पेडागॉगी के लिए और टीचिंग स्किल के लिए जो ग्रेजुएशन लेवल पे आपके 5 to 6 पेपर्स थे, वो सारी बुक्स आपके टेबल पर सामने होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है टीचिंग सब्जेक्ट्स। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम के हैं तो आपके पास +2 लेवल की हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी की बुक्स जो है वो होनी चाहिए। और अच्छी बात ये है कि ये रेडिली अवेलेबल हैं। एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं वो मिल जाती हैं। अगर आपके पास एडवांस कोर्स की बुक्स हैं, ग्रेजुएशन लेवल की भी हैं, तो वो भी बहुत अच्छी रहेंगी इसके लिए। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है, क्योंकि मेडिकल और नॉन मेडिकल वालों को अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक्स देखनी पड़ेंगी। फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, मैथमेटिक्स का है, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों हैं। वो नॉन मेडिकल और मेडिकल अपने अपने तरीके से उसमें चूज़ कर सकते हैं। जहाँ मेडिकल वालों को बॉटनी और जूलॉजी की बुक्स देखनी होंगी फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ, तो वहाँ पे उन दूसरे जो हैं उनको मैथमेटिक्स साथ में तैयार करना होगा। अगली जो बुक्स आपके पास हैं वो आपके पास एक बहुत अच्छा इंग्लिश ग्रामर आपकी टेबल पे होना चाहिए। एक हिंदी व्याकरण, जिसमें हिंदी के व्याकरण के बारे में विस्तृत जानकारी हो। यद्यपि ये लिखा जाता है कि इसमें 10th स्टैंडर्ड के ग्रामर और व्याकरण के प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि डे बाय डे जैसे जैसे कंपटीशन टफ होता जा रहा है, डे बाय डे जैसे एस्पायरेंट्स का नंबर बढ़ता जा रहा है,
क्वालिटी ऑफ कंपटीशन भी टफ हो रहा है। क्वेश्चन जो हैं वो बेसिक से या फंडामेंटल्स की तरफ चले गए हैं। तो आप ध्यान रखें कि आपके पास अच्छा व्याकरण, अच्छा ग्रामर भी आपकी टेबल पे होना चाहिए। नेक्स्ट, आपके पास प्रतिदिन आने वाला एक न्यूज़पेपर। अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो हिंदी मीडियम का न्यूज़पेपर लीजिए। अगर आप इंग्लिश माध्यम से हैं तो आप इंग्लिश का कोई भी न्यूज़पेपर लीजिए, एनी न्यूज़पेपर ऑफ योर ओन चॉइस। यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं जब मैं अलग अलग जगह पे जाता हूँ कि सर न्यूज़पेपर में तो बहुत बड़ा न्यूज़पेपर होता है, उसको पढ़ने में 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो मेक श्योर कि उस न्यूज़पेपर में 50% तो एडवर्टीज़मेंट होती है और रिमेनिंग 50% में से भी लगभग 60% ऐसा पार्ट होता है विच इज़ ऑफ नो वैल्यू फॉर यू। वो एक चलती फिरती घटनाएं होती हैं जिनका आपके कंपटीशन के लिए कोई रोल नहीं होता है। सीधी सीधी बात है कि हमारे लिए वही न्यूज़ रेलिवेंट है, द न्यूज़ विच कैन बी यूज्ड, जिसका प्रयोग हो सकता है। और वो प्रयोग यही है कि कंपटीशन में उसके बारे में गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, पॉलिसी डिसीजन कोई लिया हुआ है, कोई अपॉइंटमेंट हो रही है, कोई गवर्नमेंट के बजट आया हुआ है, कोई गवर्नमेंट के इकोनॉमिक सर्वे आया हुआ है, अलग अलग कोई इंस्टीट्यूट्स वगैरह को सेटअप किया जा रहा है, गवर्नमेंट कोई एलोकेशन कर रही है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में कोई अचीवमेंट्स हो रही हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ध्यान रखें कि न्यूज़पेपर के लिए आपके पास टाइम भी आधे से 1 घंटा मैक्सिमम है। कि आप बहुत ही ज़्यादा अगर न्यूज़पेपर में आप एडिटोरियल भी पढ़ना चाहते हैं, आप न्यूज़ भी, तो मैक्सिमम 1 आवर दीजिए। इसके साथ कोई एक मंथली मैगजीन, क्योंकि ये स्टेट बेस्ड एग्ज़ाम है तो आपके पास हिमाचल बेस्ड मैगजीन होना भी उतना ही आवश्यक है। आप नेशनल लेवल की मैगजीन भी रखिए, क्योंकि जो न्यूज़पेपर में आप शायद मिस कर जाएं तो आपको कंपेंसेट करेंगी मैगजीन्स, और ये मैगजीन पूरे महीने का डाटा, पूरे महीने की इन्फॉर्मेशन विद मॉक टेस्ट आपके पास रेडिली अवेलेबल रहती है। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ये ज़रूरी बुक्स हैं जो आपके टेबल पे होना चाहिए। इसके बाद जो आता है वो ये है कि कंपाइल्ड बुक्स, द बुक्स मेंट फॉर टीजीटी एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग टेस्ट। आप अपनी पसंद के हिसाब से, आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से कोई भी बुक या बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो ले सकते हैं। वो आपको हेल्पफुल होंगी, क्योंकि उनमें मॉडल टेस्ट पेपर्स दिए होते हैं, स्टडी मटेरियल भी होता है कुछ बुक्स में, लेकिन कुछ बुक्स में सिर्फ मॉडल टेस्ट पेपर दिए होते हैं और वो मॉडल टेस्ट पेपर काम करते हैं मॉक टेस्ट के रूप में। उनको यूज़ भी इसी तरह करें। आप कोशिश करें जिस भी पार्ट के ऊपर वो क्वेश्चन है आप खुद अटेम्प्ट करें और फाइंड आउट करें कि उसमें से कितने % क्वेश्चंस के आप राइट आंसर दे सकते हैं। जब आप ये इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड भी होगी और टाइम मैनेजमेंट का भी आपको पता लगेगा। आपकी परीक्षा में अगर 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चंस करने हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख गए, स्पीड एंड एक्यूरेसी आप में आ गई, तो निस्संदेह सफलता फिर आपके बहुत नज़दीक आ गई है। आप नोट डाउन करने के लिए कोई भी बुक जब आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी इम्पोर्टेंट जो आपकी नज़रों के सामने से जा रहा है, व्हेन यू आर स्कैनिंग थ्रू द चैप्टर, व्हेन यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर, रीडिंग अ मैगजीन, there is always something which is very very important there. So notes बनाने की एक हैबिट बनाएं। अब वो नोट्स मेकिंग इस तरह से होनी चाहिए कि एक जगह आप उस चैप्टर से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कैटेगरी बनाएं।
जो आपको लगता है, क्योंकि जो नॉर्मल इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप बहुत स्पीडीली ग्रास्प कर लेते हैं, इजीली आपको आ जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हैं उनके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल करनी पड़ती है, उनको रिटेन करने के लिए, उनको मेमोराइज करने के लिए। आपको मेमोरी अच्छी बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप रेफरेंस और टेक्स्ट बुक से जो हैं वो नोट्स बनाएं, और उन नोट्स को जब भी आप उस पार्ट से रिलेटेड मॉक टेस्ट तैयार कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो एक बार गो थ्रू करें, उसको पढ़ें कि आपने वो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या अपने पास नोट की हुई है। आपके पास टेबल पे क्वेश्चन पेपर, बीएड सब्जेक्ट्स जो आपके थे, कोर्स सब्जेक्ट्स जो थे आपके एजुकेशन से जुड़े हुए, उनकी बुक्स, आपके पास ग्रामर और व्याकरण, आपके पास न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन, फिर आपके पास पेन, पेंसिल एंड रजिस्टर, नोटबुक। ये आपके टेबल पे हर हाल में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें हैं तो आप अपने टाइम को मैनेज करना सीखिए। आपको एक फ्रेम बनाना पड़ेगा, एक टाइम फ्रेम तैयार करना पड़ेगा कि आप प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाई करना चाहते हैं, और एट ए स्ट्रेच आप कितनी देर तक, कितनी आपकी सिटिंग है। क्या आप 1 घंटा ही बैठते हैं एंड देन यू नीड सम रेस्ट, या आपको लगता है कि आप 2 घंटे की कंटिन्यूस एक सिटिंग कर सकते हैं और 2 घंटे में आप बिल्कुल एक पिन ड्रॉप साइलेंस में फोकस होकर तैयारी कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान बनाइए, और प्लान फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए और फोकस भी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल से मेरा मतलब है कि अगर आपको लगता है कि यू कैन नॉट सिट फॉर 2 आवर्स कंटिन्यूसली, आप 1 घंटा ही बैठना चाहते हैं या बैठ सकते हैं, तो 1 घंटा फोकस रहिए, अपनी स्टडी के ऊपर फोकस रहें, और उसमें जो पढ़ें, उसमें जो करें वो बहुत ही यूज़फुल होना चाहिए, उसकी उपयोगिता, उत्पादकता बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर सिर्फ पढ़ते गए और पीछे का पता ही नहीं, आगे दौड़ पीछे चौड़ वाली बात हो रही है, पीछे का भूल गए और आगे भागते जा रहे हैं, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट के लिए आवश्यक है कि हम जितना भी टाइम लगाएं, 1 घंटे की सिटिंग करी और 1 घंटे के बाद आई नीड सम रेस्ट। क्लोज योर आइज, सिट डाउन एंड एनालाइज व्हाट यू डिड इन 1 आवर। इस तरह आप डेली का 6 to 8 आवर्स की सिटिंग करिए। पूरे दिन में आपके पास 24 घंटे हैं, आप उस 24 घंटे में से कम 8 घंटे जो है वो इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए दीजिए। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा तैयार करना पड़ेगा। आप सिर्फ उस लेवल की तैयारी नहीं करिए, उससे हायर लेवल की तैयारी करिए, क्योंकि अगर आप चांद पे जाना चाहते हैं तो इतनी कुव्वत अपने अंदर तैयार करिए, इतनी मेहनत करिए कि मैं सूरज तक पहुंचूंगा। क्योंकि बीच में इफ्स एंड बट्स अगर हो जाते हैं तो एटलीस्ट आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते थे, लेकिन आपने एस्पायर बहुत हाई किया था। आप 100% मार्क्स के लिए नहीं जाइए, यू गो फॉर 200% मार्क्स। और वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास पूरे संसाधन होंगे, प्रॉपर आपके बुक्स होंगी, प्रॉपर आप तैयारी करेंगे, टाइम मैनेजमेंट आपके पास बहुत अच्छा होगा। रेस्ट करिए, जहाँ आपको लगता है कि नाउ यू आर टायर्ड, देन टेक रेस्ट, क्लोज योर आइज, सिट डाउन और गो फॉर ए स्लीप। थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए सो जाइए, रेस्ट करिए। और अगर आपका स्टेमिना बहुत अच्छा है, आप कंटिन्यूसली एक लंबी सिटिंग कर सकते हो तो लंबी सिटिंग करिए, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का एक अपना तरीका होता है। इसमें सबके ऊपर एक चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट मैंने देखे हैं
मैंने पर्सनल उसमें भी देखे हैं कि दोज हु कैन स्टडी फॉर 14-15 आवर्स, और कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन में स्टडी करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो रात को स्टडी करते हैं। लेकिन जब भी आप कर रहे हैं, आप इसको एक हैबिट बनाइए कि क्वालिटी लेवल आप दे रहे हैं, एक क्वालिटी स्टडी आप कर रहे हैं। आपके दिमाग में वही चीज़ चलनी चाहिए जो चीज़ आप करना चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं। पैनिक नहीं होना है, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो स्टार्टिंग का फेज़ है, और जो स्टार्टिंग फेज़ है उसमें हमें बेसिक से फंडामेंटल्स की तरफ जाना है। छोटी चीज़ से, पहली क्लास से 8वीं 10वीं 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ना है, तो इसलिए बेसिक से फंडामेंटल्स की तरफ आप चलें। जब आप ऐसा करेंगे तो अनडाउटेडली आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी हाई हो जाएगा। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है यहीं पे बताना, वो ये है कि एक अच्छा ग्रुप बनाइए। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में और भी 1 2 3 4 5 ऐसे आपके फ्रेंड सर्कल में हैं लोग जो ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एक अच्छा ग्रुप बनाइए और इस ग्रुप में यूज़ करें, या इस ग्रुप की यूटिलिटी इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हफ्ते में, अगर आप दूर रहते हैं तो हफ्ते में 1 दिन, अगर थोड़ा नज़दीक रहते हैं तो हफ्ते में 2 बार, और बिल्कुल ही अगर एक ही गांव से हैं, एक ही शहर से हैं, तो प्रतिदिन भी हो सकता है कि आप लोग मिलें और जो आपने स्टडी किया है वो डिस्कस करें। थ्रेड बियर, एक एक चीज़ उसके बारे में डिस्कस करें, हर एक को अपॉर्चुनिटी दें। 4 लोग हैं, 4 लोगों ने क्या स्टडी किया, मैंने ये चैप्टर स्टडी किया, दूसरे ने दूसरा चैप्टर स्टडी किया, तीसरे ने और चैप्टर स्टडी किया। उस चैप्टर के बारे में वो समझाए, उसमें क्या स्टडी किया, और उसमें अगर आपके पास काउंटर क्वेश्चन भी है, आप पूछना भी कुछ चाहते हैं या उसको और इलेबोरेट करना चाहते हैं, विस्तारित करना चाहते हैं, तो आप उसमें और ऐड करिए जो किसी दूसरे फ्रेंड ने बताया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ए स्ट्रॉन्ग एंड ऑनेस्ट पीयर ग्रुप, एक फ्रेंड सर्कल जो इसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। इसमें आपका लेबर जो है, वो टाइम जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है यूज़ करने के लिए, क्योंकि किसी दूसरे ने पढ़ा है, वो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। वो जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी वो आपको पता लग जाता है कि मिस्टर सो एंड सो ने ये इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर की और ये चैप्टर में ऐसे है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि वो सारा ग्रुप जो है वो ऑनेस्ट लोगों का ग्रुप होना चाहिए। दोज ऑल शुड बी वेरी हार्ड वर्किंग। ऑनेस्टली जब वो डाटा ट्रांसमिट करेंगे, एक आदमी से दूसरे आदमी की तरफ जब डाटा जाएगा, इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो वो बहुत यूज़फुल होती है। और बहुत सारे लोग जो ग्रुप स्टडी करते हैं वो इसी तरह से करते हैं। तो आपके पास एक अच्छा जो है वो ग्रुप होना चाहिए जिससे कि आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। स्टे अपडेटेड। अब अपडेट कैसे रहना है आपने? लिसन टू द न्यूज़। और मैं एडवाइस करूँगा, बजाय आप टेलीविज़न पे न्यूज़ देखने की, आप कोशिश करें कि आप रेडियो की न्यूज़ सुनें। जब आप ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज़ सुनेंगे तब आप आंखें बंद करके, आप अपनी आंखों को रेस्ट देकर अच्छी न्यूज़ सुन सकते हैं और फोकस हो सकते हैं कि क्या न्यूज़ जो है वो बताई जा रही है। अगर ऑडियो विजुअल न्यूज़ ही देखनी है देन गो टू दूरदर्शन। बाकी भी चैनल हैं, लेकिन बाकी चैनल्स के ऊपर डिस्कशन होता है, बहुत सारी जगह पे खूब चिल्लाया जाता है, बहुत सारी जगह पे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के प्रति बहुत एग्रेसिव होते हैं। तो बजाय हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेने के, हम उनकी बातों में ही उलझे रहते हैं कि वो क्या एक दूसरे को बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ इन्फॉर्मेशन कम आती है। बहुत कम ऐसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा टीवी डिस्कशन में, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। बहुत कम पार्टिसिपेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको रियल चीज़ों के बारे में बता रहे होते हैं। वहाँ पे एलिगेशन एंड काउंटर एलिगेशन जो है वो चल रहे होते हैं। तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर अस, क्योंकि दैट इज़ सिंपली वेस्टेज ऑफ टाइम। बहुत सारे केसेस में टीवी चैनल्स को अपनी टीआरपी के ऊपर होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो डिस्कशन हो रहे होते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट मीडिया है, दैट इज़ द ऑल इंडिया रेडियो,
या दूरदर्शन जो है, वहाँ जितनी इन्फॉर्मेशन आती हैं न्यूज़ के थ्रू, वो सारी आपके काम की होती हैं। सो आई वुड लाइक टू एडवाइस कि लिसन टू गुड न्यूज़। तो अपडेटेड होने का यही है कि आप प्रतिदिन की न्यूज़ जो है वो जब सुनेंगे तो आपके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी। जो अवॉइड करना है, जो नहीं करना है, वो क्या है? ये जो टाइम है आपके लिए, इट्स अ वेरी क्रिटिकल टाइम फॉर ऑल ऑफ यू। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आई नो दैट आप मिनिमम ग्रेजुएट हैं और उससे ज़्यादा ही होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, एमफिल होंगे, पीएचडी होंगे। आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि आपका कंसंट्रेशन जो है दिस टाइम, द कंसंट्रेशन शुड ओनली बी ऑन क्वालिफाइंग द एग्ज़ाम। इस टाइम में अदर एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं उसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड सर्कल में मस्तीगिरी हो रही है, शादी हो रही है, पार्टी हो रही है, इनको अवॉइड करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी जो फोकस है वो डाइवर्ट हो जाता है। सो यू हैव टू फॉरगो विद इट। अवॉइड करिए उन चीज़ों को जो आपकी कंसंट्रेशन को ख़राब कर रही हैं। इसके साथ साथ आप ये ध्यान रखें कि आप बिल्कुल काम, कंफर्टेबल और बिल्कुल कंपोज्ड रहते हैं। आप रिएक्ट नहीं करते। आपको रिएक्शनरी नहीं बनना है। अगर कोई बात भी, घर में भी कोई बात हो रही है, देन लिसन पेशेंटली। जितने पेशेंटली आप सुनेंगे उतने आप कूल और कंफर्टेबल रहेंगे। घर में किसी बात के ऊपर भी बात कोई हो रखी होती है तो लिसन टू दैट, डोंट रिएक्ट, क्योंकि जो आदमी रिएक्ट करता है वो इम्पेशेंट होता है। तो फ्रेंड सर्कल हो, सोसाइटी हो, घर हो, उसमें रिएक्शनरी ना बने। पेशेंटली बात को सुने और कोई भी बात अगर है तो उसका हल भी निकालें। लेकिन ध्यान रहे कि आपका फोकस जो है सारे टाइम में वो सिर्फ आपका एग्ज़ाम है। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंट्रोडक्टरी फेस टू फेस फॉर टीजीटी के लिए, कि आप क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर्स, फर्स्ट, सेकंड, बीएड कोर्स में जो आपने टेक्स्ट और रेफरेंस बुक्स पढ़ी वो, फिर आपके पास हिंदी और इंग्लिश का एक अच्छे ग्रामर और व्याकरण, एनी न्यूज़पेपर ऑफ योर ओन चॉइस, वेदर इन हिंदी और इन इंग्लिश, मैगजीन, स्टेट लेवल मैगजीन एंड नेशनल लेवल मैगजीन, क्योंकि हिमाचल स्टेट के ऊपर भी मैगजीन आती है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और नेशनल लेवल पे तो बहुत सारी मैगजीन्स हैं। प्लस क्योंकि हिमाचल बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको अपनी पसंद की, जो आपको लगता है कि ऑथेंटिक बुक है, वो बुक आपके टेबल पे होनी चाहिए। कि जब आप मॉक टेस्ट कर रहे होते हैं और कहीं पे आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी डाउटफुल है, इस क्वेश्चन में जो आंसर है, जो ऑप्शन है वो डाउटफुल है, तो आप उस टाइम वो रेफरेंस बुक जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। अब साथ साथ में मैं 1 मिनट में ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि जब OMR शीट आपके सामने आती है वहाँ पे, और आपका क्वेश्चन पेपर भी आपके पास है, और आपको कहा जाता है कि साहब जो राइट आंसर है उसको ब्लैक करना है, उस सर्कल को ब्लैक करना है आपने OMR शीट के ऊपर। OMR शीट भरने से पहले आप ध्यान रखें कि आपको राइट आंसर जो है, जिन जिन क्वेश्चन का आप 100% श्योर हैं, उन क्वेश्चन के आंसर ABCD जो भी है वो अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही मार्क करें। जिन क्वेश्चन के बारे में आप डाउटफुल हैं उन क्वेश्चन को सर्कल कर लीजिए। और फिर फर्स्ट रीडिंग में जब आपने 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि उसमें से कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिनके बारे में आप 100% थे, और कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिनके बारे में आप श्योर नहीं थे। जब आप सेकंड रीडिंग करेंगे तो आपको, अगर मान लेते हैं कि 50 क्वेश्चन ऐसे थे 200 क्वेश्चन में से जिनके बारे में आप श्योर नहीं थे, तो जब आप सेकंड रीडिंग करेंगे तो फिर उसमें से फिर
20-30% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आंसर आपको मिल जाएंगे सेकंड रीडिंग करते करते। फिर जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, जो और क्वेश्चन बचे उसमें से 10-15 उनके लिए थर्ड रीडिंग करिए। और जब थर्ड रीडिंग करें तो ये संभव है, क्योंकि आपने पढ़ाई इंटेंसिव स्टडी करी हुई है, तो ये संभव है कि उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएं और आप उनको टिक मार्क करें। अब अगर मान लेता हूं मैं कि पूरे 200 क्वेश्चन में से, अगर 200 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में है, उसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, एब्सोल्युटली ब्लैंक, तो आप रैंडम स्केल यूज़ करें। इसे टेक्निक, और ये एक काफ़ी लेवल तक सक्सेसफुल होती है। और रैंडम स्केल का मतलब है कि आप उन सभी क्वेश्चन के आंसर एक ही देंगे, या तो सभी उन 10 क्वेश्चन के आंसर आप ए देंगे, या बी देंगे, या सी देंगे, या डी देंगे। और इसमें चांसेस ऐसे हैं कि 25% आपके आंसर जो हैं, इट मे बी मोर देन दैट, बट मिनिमम 25% क्वेश्चन के आंसर ठीक ही होंगे। तो रैंडम स्केल सबसे लास्ट में यूज़ करें। और जब आप इस तरह से कर चुके होंगे, जब आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रीडिंग आपकी हो गई, आपने मार्क कर लिया, फिर उसके ऊपर जो है OMR शीट को यूज़ करें। बहुत सारे कैंडिडेट्स बीच में ही पहले क्वेश्चन को देखा आता है, उसका करना शुरू कर दिया, और बाई चांस ऊपर नीचे कई बार हो जाता है कि और छोड़ देते हैं कि नहीं, ये दूसरा नहीं आता, मुझे तीसरा आता है, और भरते भरते जो तीसरे का आंसर था वो दूसरे में भर दिया, और पूरे के पूरे आगे गलत होते चले गए, और टाइम भी वेस्ट होगा, और बाद में पता लगेगा कि अरे ये तो मैंने गलत मार्क कर दिया। तो फिर क्या करोगे? सो डोंट डू इट लाइक दिस। जो मैंने कहा, आंसर्स फर्स्ट इन योर क्वेश्चन पेपर, उसमें जो आप मार्क करेंगे वो फिर लास्ट में जो है वो आप 1 by 1 फटाफट आप करते चले जाएंगे। OMR शीट एक साइड में रखी होगी, आपका क्वेश्चन सामने है, आप 1 2 3 4 करते आ रहे हैं, वो टैली करते जा रहे हैं उसके नंबर के हिसाब से OMR शीट के ऊपर भी। सो बी केयरफुल। बहुत एक बड़ा सब्सटेंशियल पार्ट जो है, बड़ी वेरी लार्ज नंबर स्टूडेंट्स जो हैं वो यही गलती करते हैं, और बहुत उनको आता है, वो क्वालिफाई करने के काबिल थे, वो क्वालिफाई भी कर जाते हैं, लेकिन ये गलती जो है वो बहुत भारी पड़ जाती है। तो ऐसा ना करें कभी भी। किसी भी स्क्रीनिंग टेस्ट में आप अपने आंसर जो हैं स्टार्टिंग में अपनी क्वेश्चन पेपर पर ही मार्क करें, और आखिरी में जैसा मैंने बोला, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, क्योंकि जब आप सेकंड और थर्ड रीडिंग करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास रिड्यूस हो चुके होंगे जिनके आपको आंसर फर्स्ट रीडिंग में नहीं मिले। और अगर कोई रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है तो एनालाइज करिए कि क्या एप्लीकेबल है, क्योंकि डे टू डे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि पेडागॉगी वाले पार्ट में आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जो प्रैक्टिकल नॉलेज में आपको प्रैक्टिकल उसमें आपको सिचुएशन में जब आप रखते हैं तो आपको आंसर मिल जाते हैं। एक टीचर को बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इनडिसिप्लिन्ड बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अब आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं उसमें जब आप उनको एनालाइज करते हैं तो आंसर आपको मिल जाता है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली, भारत का संविधान कब लागू हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू कब प्रधानमंत्री बने पहली बारी, और हिमाचल में बीजेपी की सरकार पहली बार कब बनी, नॉन गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर पहले कौन थे, हिमाचल प्रदेश में एडवांस स्टडीज इंस्टीट्यूट्स कहाँ पे, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इनके बारे में ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती। माथापच्ची वहीं करनी होती है जहाँ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान में रखें। आज जिस चीज़ के बारे में हमने बात की, दैट वाज इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल स्ट्रीम्स, एंड जस्ट बी केयरफुल कि आप रिसोर्सेज को पहले अपने साथ रखें, और फिर तैयारी करने में आपको मज़ा भी आएगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आर्ट स्ट्रीम के बारे में कि आर्ट स्ट्रीम वालों को इस पार्ट को छोड़ के आगे जो है वो कैसे तैयारी करनी है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट्स भी लिख के भेजें मुझे। मैं चाहता हूँ कि जो आप लिखेंगे मैं उसके बारे में और चर्चा करूँगा, ना केवल वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश के बारे में, बल्कि हर एक चीज़ के बारे में जो आप पूछना चाहते हैं और हर इशू के बारे में जो आप डिस्कस करना चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।